दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आपका जो पीटीटी का जो सिलेबस था दोस्तों, हिंदी ग्रामर के जो सभी टॉपिक है वो अभी अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं या आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। और साथ ही साथ दोस्तों, अब अपन शुरू करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि आपके परीक्षा तक रेगुलर रूप से चलने वाली है। और अपन इनमें बात करने वाले हैं कुछ मिक्स प्रश्नों के बारे में, जो आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी दोस्तों, सिर्फ पीटीटी ही नहीं, बहुत ही ऐसे प्रश्न के बारे में अपन बात करने वाले हैं जो राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उन सभी में आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को जल्दी से लाइक करके आप जल्दी से आंसर देना है आपको कमेंट करके। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, एकदम सरल से शुरू करेंगे अपन। लगभग आपके 500 से 800 प्रश्न अपन परीक्षा तक कवर कर देंगे। और ये है दोस्तों, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके परीक्षा में जो पेपर है वो इनमें से फंस जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, रेगुलर रूप से इन क्लासों को लेना है। चलिए, पहले अपन शुरू से मतलब बहुत ही हल्के प्रश्नों से शुरू करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, बहुत सरल प्रश्न पूछ लेते हैं और वही प्रश्न अपने गलत हो जाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। आपको बताना है भाषा को लिखित रूप में कैसे बताते हैं। ऑप्शन 1 बोलकर, दूसरा लिखकर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखो, लिखित रूप पूछा है आपको। लिखित रूप क्या होता है, बोलना या फिर लिखना या फिर दोनों। जी दोस्तों, याद रखना है भाषा का लिखित रूप मतलब क्या होता है, लिखकर। ऑप्शन नंबर बी। भारत की राष्ट्रभाषा है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, भारत की राष्ट्रभाषा पूछी है। जीके का एक प्रश्न और आता है कि भारत में जो भाषा है वो कौन सी अनुसूची में आती है। तो यह आपको याद रखना है, अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन किया गया है, और जिसमें कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इस प्रश्न का जवाब आप सभी जानते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी है। व्याकरण भाषा को बताता है, किसको बताता है, व्याकरण नियम को बताता है, काम को बताता है, या ए और बी दोनों को बताता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, परीक्षा तक अपन रेगुलर रूप से इन प्रश्नों को करेंगे, और सभी प्रश्न, पूरा जो सिलेबस है आपका, वो इन प्रश्नों की सहायता से परीक्षा तक कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है मॉडल पेपर की आज पहली क्लास है, तो कुछ अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसमें। चलिए, जी दोस्तों, आप सभी जानते हैं व्याकरण जो है वो भाषा के नियम को बताता है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ना, वो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देखिए, तत्सम, तद्भव, इन दो में आपको कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन आपको विदेशी और देसी शब्दों में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्योंकि विदेशी शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों, वो देखते ही आपको पता लग जाएंगे। आपको क्या करना है, एक बार वो लिस्ट अपन ने वीडियो बना रखा है, तो आपको क्या करना है, वो विदेशी और देशी शब्दों को एक बार देख लेना है। वो देखते ही आपको पता चल जाएगा ये विदेशी शब्द है, ये क्या है, देसी शब्द है। ठीक है। बाकी रही आपके तत्सम और तद्भव की, तो आपको याद रखना है जो पुष्प शब्द है वो है आपका तत्सम शब्द। कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान है। कल की क्लास यदि किसी ने देखी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए दोस्तों। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा है, दंत, कंठ, ओष्ठ, या फिर होठ। जी दोस्तों, याद रखना है, ओष्ठ या फिर होठ ये एक ही होते हैं, तो आपको याद रखना है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, ए, ऐ, ओ, औ कौन से स्वर है, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। लेकिन आप सभी पहले फटाफट आंसर दीजिए। ए, ऐ, ओ, औ कौन से स्वर है, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, याद रखना आपको ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अ,
छोटी ई या फिर छोटा ऊ। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है। ए, आई, ओ, औ क्या होते हैं? तो ये आपको याद रखना है, क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। मात्राएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है आपके 2, 3, 5 या फिर 7। मात्राएं या फिर स्वर बोलें कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों, अभी अपन बात कर चुके हैं मात्राएं कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? जी दोस्तों, जल्दी से बताना, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 22, 10, 33 और 30। कमेंट करके जल्दी से बताना है दोस्तों, क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? जी दोस्तों, याद रखना है 33 व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। कल अपन ने जो उच्चारण स्थान का वीडियो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए, ट्रिक से अपन ने पढ़ा था। कल आधे घंटे का वीडियो है, आप उस वीडियो को 1.5 गुना स्पीड में करके देख लीजिए एक बार। आपको उच्चारण स्थान का जो 2 से 3 प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे, उनमें से एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है। क वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ। क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग ये अपन ने देखे थे। इनका जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा होता है दोस्तों? कंठ होता है। ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों, प वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ या फिर मूर्धा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताना है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है, बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म। जब अपन इनका उच्चारण कर रहे हैं तो आपके जो होठ है वो आपस में चिपक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चिपक रहे हैं। तो याद रखना है दोस्तों, प, फ, ब, भ, म, जो ये वाली जो लाइन है, ये वर्ग जो है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो है आपका ओष्ठ। कौन सा है? ओष्ठ। चलिए, अगला है दोस्तों, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, बोल के देखिए कौन कौन सा हो सकता है? दंत है, कंठ है, ओष्ठ है या फिर मूर्धा है। जी दोस्तों, कल की वीडियो में अपन ने बहुत अच्छी तरीके से याद किया था। इसको याद रखना है, ट जो है लाइन वो आपके आती है मूर्धा। क्या आती है आपके? मूर्धा में। बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ढ, न। जब आप बोलते हैं तो आपकी जो जीभ है वो ऊपर वाले हिस्से के ऊपर टच होती है, और ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धा। इसलिए इसको क्या व्यंजन बोलते हैं अपन? कौन सा उच्चारण स्थान बोलते हैं? मूर्धा उच्चारण स्थान बोलते हैं। कल के वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि ट्रिक से देखा था कि सबसे नीचे क्या आता है? गला आता है। फिर अपन ने देखा था क्या आता है? तालू। फिर क्या आता है? मूर्धा, है ना। नीचे गला आता है, फिर नीचे वाला जो मुंह का हिस्सा होता है उसको तालू बोलते हैं, फिर मूर्धा आते हैं, फिर जो होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? दंत, और फिर जो बाहर की तरफ आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? ओष्ठ। और जब अपन हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि जो सबसे पहली वाली लाइन है वो कंठ के ऊपर होती है, दूसरी लाइन तालु होती है, तीसरी मूर्धा होती है, चौथी दंत होती है, पांचवी ओष्ठ होती है। ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए, अब दूसरी लाइन आ गई, च वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। अरे हिंदी आपने वर्णमाला पढ़ी है तो च वर्ग भी आए होंगे, उसका आपको बताना है। च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा? तालु, ओष्ठ, कंठ या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी अपन ने बात किया था सबसे नीचे गला आता है, लेकिन उच्चारण में सबसे पहले गला आएगा। दूसरे नंबर पर तालु आता है, तो उच्चारण में दूसरे नंबर पर कौन आएगा? तालु। और क से कबूतर वो वर्णमाला अगर आप बोलते हैं तो च वर्ग जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा दोस्तों? तालु। ये कौन सा उच्चारण स्थान है? तालु स्थान है। जी दोस्तों, इन सभी जो अपन परीक्षा तक जितने भी प्रश्न करेंगे ना, उन सब में आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है अपन कोई भी प्रश्न छोड़ देंगे,
आप सभी टॉपिकों को इनमें पढ़ सकते हैं। परीक्षा तक आपको क्या करना है, रेगुलर रूप से बने रहना है और इन सभी प्रश्नों को देखना है। इनमें से आपको है जैसे जैसे आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो संधि हो, समास हो, शब्द उच्चारण हो, शब्द शुद्धि हो, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सभी जो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं वो इन जो सीरीज है आपके लिए लाई गई है उन सभी में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान है। सीधा सीधा देखा जाए तो अभी अपन ने देखा था कि प वर्ग का उच्चारण स्थान ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर प वर्ग जो है आपको है जैसा जैसा ऐसा लिख के दे देंगे। ठीक है, एक आपको ह का ज़रूर याद रखना है, ये ज़रूर याद रखना है आपको, ह का याद रखना है और यह का याद रखना है। वो अपन ने कल स्पेशल याद किए थे और कल की क्लास में आपको ज़रूर देखना है वो। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, श श स, ये जो तीनों स है इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, तो आपको इनको भी देखना है। कल की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इससे आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या बिल्कुल सरल है और ये अच्छे प्रश्न बनते हैं। इस स का, इस स का, इस स का, ये ह और यह, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है ये बार बार पूछा जाता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान अपन देख चुके हैं, कौन सा होता है दोस्तों, ओष्ठ होता है। अगला है, अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 7, 8, 4 या फिर 5। चलिए याद रखना है दोस्तों, अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं आपके वो कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सिर्फ आपसे यही पूछा जाता है दोस्तों, अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है। संज्ञा शब्द से बना हुआ कौन सा शब्द है आपको बताना है, और विशेषण कौन सा है ना, कौन सा शब्द विशेषण है जो कि संज्ञा से बना हुआ है। कुलीन, नमक, कृपा और जाति। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा चुका है दोस्तों। याद रखना है, जाति आप समूह को बोलते हैं, ये खुद एक संज्ञा शब्द है। कृपा भी एक भाववाचक संज्ञा में आता है। नमक एक संज्ञा शब्द में आता है, क्योंकि एक वस्तु का नाम है। ये किसका नाम है, वस्तु या फिर पदार्थ का नाम है। द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। जो लोग कुलीन जो शब्द है वो कुल प्लस इन से बना हुआ है ना, कुल से बना हुआ है। कुल का मतलब होता है परिवार, और कुल जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। कुलीन जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। जापान, गुणी, दान या फिर जाति। संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। विशेषण क्या होते हैं आपको पता है दोस्तों, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए, जाति तो खुद संज्ञा शब्द है, दान एक संज्ञा शब्द है, गुणी, गुण तो होता है संज्ञा शब्द, गुण जो है ना वो तो है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन जो गुणी शब्द है वो क्या है दोस्तों, विशेषण है जो कि संज्ञा से बना हुआ है। जापान क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि जापान एक देश का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ये क्या एक ही टाइप के प्रश्न जो आपके बार बार अलग अलग परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी को अपन ने एक साथ लिख लिए हैं, जिससे क्या हो टॉपिक साथ साथ में क्लियर होता जाए। चलिए, पूछा गया है विशेषण नहीं है, नमक से बना हुआ है नमकीन। नमक अपन देखते हैं कि संज्ञा शब्द है, और नमकीन जो है वो क्या है दोस्तों, आपका विशेषण शब्द है। दयालु, दया से बना हुआ है, दया संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है दयालु। धनवान, धन शब्द से बना हुआ विशेषण है धनवान। और फुर्ती जो है दोस्तों ये आपकी एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अपमानित, अनियमित, वार्षिक और अपमान। जो सभी प्रश्न एक जैसे पूछे गए हैं उन सभी को अपन ने एक साथ ले लिया है। आप परीक्षा तक यदि रेगुलर रूप से बने रहते हैं तो आपको ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। 50 में से आपके कम से कम 45 प्लस प्रश्न इनमें से आपको मिल जाएंगे दोस्तों।
चलिए, क्योंकि ये जो श्रृंखला है वो आपके पुराने जो पेपर हुए हैं उनके ऊपर बेस्ड है, जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, और यही प्रश्न है दोस्तों जो बार बार रिपीट होते हैं। चलिए, याद रखना है विशेषण नहीं है, ये पूछा है। अपमान शब्द से अपमानित बना हुआ है। नियमित, नियम से ये नियमित बना हुआ है। वर्ष से, देखो ये जो शब्द है पूछा जाता है अपमानित शब्द कौन सा शब्द से बना हुआ है, तो अपमान शब्द से बना हुआ है। हालांकि मूल शब्द इसमें मान है। क्या है? मान। नियमित किससे बना हुआ है? नियम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? नियम से बना हुआ है। वार्षिक किससे बना हुआ है? वर्ष से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ये तीनों जो है वो संज्ञा शब्द है, लेकिन देखा जाए तो विशेषण नहीं है। अपमान जो है ना वो विशेषण नहीं है, ये खुद एक क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अपमानित तो क्या है दोस्तों? संज्ञा, सॉरी, अपमानित तो क्या है? विशेषण शब्द है। और अपमान क्या है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अपमान आपका संज्ञा शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, प्यास, पशु और संतोष। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताना है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, प्यास, पशु और संतोष। चलिए, संतोष के बारे में बात करते हैं। तो संतोष किसी का नाम है, मतलब ये क्या है? संज्ञा शब्द है, ये विशेषण है ही नहीं। चलो इसको काट दो। पशु, पशु भी एक ग्रुप का नाम है, एक प्रजाति का नाम है ना। तो क्या है दोस्तों? ये भी कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है, ये भी आपके विशेषण नहीं है, इसको भी काट दो। प्यास क्या है दोस्तों? एक भाव का नाम है। क्या है? भाव का नाम है, एक अवस्था का नाम है। तो क्या है दोस्तों? ये भी संज्ञा शब्द है, इसको भी नहीं मानेंगे। लेकिन इच्छुक का मतलब क्या होता है? इच्छा से बना हुआ शब्द है। इच्छा जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? संज्ञा होती है। क्या होती है दोस्तों? संज्ञा होती है। और इच्छा का जो विशेषण बनता है वो बनता है इच्छुक। क्या बनता है? इच्छुक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? मैं सर्वनाम है लेकिन विशेषण नहीं है, तो इसको काट दो। वह, ये भी सर्वनाम है लेकिन विशेषण नहीं है, इसको भी काट दो। कोई सर्वनाम लेकिन विशेषण नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है दोस्तों सर्वनाम है तेरा, और ये विशेषण भी है कि आप किसी वस्तु को कह रहे हो कि ये चीज़ तेरा है, ये जो पेन है ये तेरा है ना। मान लीजिए एक पेन रखा है और कह रहे हैं ये पेन तेरा है, तो आपने किसी का नाम नहीं लिया, अर्थात ये सर्वनाम भी है, और उस पेन की विशेषता भी बता रहे हो कि ये पेन किसका है, अधिकार आप बता रहे हैं। तो आपको याद रखना है जो तेरा, मेरा, उसका, उसकी, ऐसे जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम में भी काउंट होते हैं और विशेषण में भी काउंट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। जी दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी टॉपिक आप देखेंगे कि जब आपकी परीक्षा होगी उस तक आपके सारे जो टॉपिक है वो आप एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है ना उसके लिए भी ये क्लासें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। चलिए, अगला है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? अब देखो, आपसे पूछ लिया, उसी टाइप के प्रश्न है, लेकिन अब पूछा हुआ है क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। चालू, कमाऊ, समझना या फिर पठित। देखिए, चारों जो शब्द है ना वो क्रिया से बने हुए हैं, चालू, कमाऊ, समझना और पठित। लेकिन दोस्तों देखा जाए ना तो जो समझना है, जिसके पीछे अधिकतर ना आता है ना, वो कौन से शब्द होते हैं? क्रिया शब्द होते हैं, वो विशेषण नहीं होते हैं। तो समझना क्या है? क्रिया है, विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? वहाँ, जहाँ, कल, आज का। जी दोस्तों, ध्यान रखना है, बात करें इसके सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला है दोस्तों, अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के प्रश्न अपन को देखने को मिलेंगे। अभी आपने देखा क्रिया, सर्वनाम, जो विशेषण है, जो सर्वनाम है, संज्ञा है, इनको कैसे बदल के प्रश्न देखते हैं उनके बारे में अपन ने बात की। तत्सम तद्भव प्रश्न देखे अपन ने। अगला जो टॉपिक आपका आ रहा है ना, ऐसे मिक्स प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इन सीरीज के अंदर। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? काली, बड़ा,
ऐसा या फिर इनमें से कोई नहीं। पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग रूप है। तो दोस्तों याद रखना है, जो काली शब्द है ना, जो आपका काली शब्द है वो के मूल जो शब्द है ना वो होता है काला। क्या होता है? काला, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। और इससे जो स्त्रीलिंग शब्द बना हुआ है वो आपका क्या बना हुआ है? काली। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द संस्कृत के तद्भव से बना गया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका बच्चा, वच। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है जो मिस प्रिंट हो चुका है, हालांकि ये लिखा हुआ है दोस्तों, डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है तद्भव शब्द बना हुआ है संस्कृत से, कौन सा शब्द बनाया गया है। याद रखना है दोस्तों, वच जो है वो तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम। और तत्सम शब्द का जो तद्भव शब्द बना हुआ है वो क्या है? बच्चा। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। बच्चा जो है वो तद्भव शब्द है और बच जो है दोस्तों वो क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, विशेषण क्या होते हैं? किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो कि किसी के गुण की विशेषता बताते हैं। अरे लड़के 5 है, ये तो उसकी संख्या बता रहे हैं। हाथी 10 है, इनमें तो क्या बता रहे हैं? उसकी संख्या बता रहे हैं। लेकिन फूल कैसा है, गुण कैसा है उसका? लाल। तो यही तो इसका उत्तर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण में आपको क्या मिलेगा? या तो उसकी आकार बताया जाएगा, या फिर उसकी आकृति बताई जाएगी, या फिर अपन उसका रंग रूप उसके बारे में चर्चा करें तो आप क्या देखोगे? वो क्या है? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि गोरा, काला, छोटा, बोना, है ना। ये जो शब्द है वो कैसे हैं दोस्तों? गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। चलिए अगला है आपका, संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, या फिर 8 प्रकार के। पहले बात करते हैं दोस्तों विशेषण की। तो अपन बात कर चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जिसमें आपको संख्या का बोध होता है। जैसे कि अभी अपन ने देखा था 10 हाथी, तो हाथी कितने हैं? 10। हाथियों की विशेषता बताई जा रही है कि वो एक नहीं कितने हैं? 10 है। तो ये कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। अब आपसे पूछा है संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों याद रखना है संख्यावाचक विशेषण आपके 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द परिणाम बोधक विशेषण है? शेर से भरा, शेर भर दूध, 4 गज, सब धन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो पूछा गया है परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है। एक आपको याद रखना है संख्यावाचक, और एक आपको याद रखना है परिमाणवाचक। ठीक है, संख्यावाचक में आपको गिनती दी हुई रहेगी। क्या दी हुई रहेगी? आपको गिनती दी हुई रहेगी। आप जिन चीज़ों को गिन सकते हो उनको आप किस में नापोगे? संख्यावाचक में। और जिन चीज़ों को आप तोलते हो, नापते हो, उसको किस में नापोगे? आप किस में रखोगे? परिमाण बोधक विशेषण में। जैसे कि शेर भर दूध, शेर एक अपन दूध का मात्रक होता है ना। किसी लिक्विड चीज़ को नापते हैं तो अपन शेर कहते हैं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। 4 गज, ये तो संख्यावाचक है। सब धन, यहाँ गिना थोड़ी है। ठीक है, धन को तो गिन सकते हैं, दूध को गिन सकते हैं क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 10, 4, 2, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, बिल्कुल कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न करवाने की जिम्मेदारी ली गई है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है, क्योंकि अब आपके पास में 20 दिन भी नहीं बचे हैं दोस्तों, है ना। देखा जाए तो 15 दिन के आसपास का समय आपके पास रहा है दोस्तों। तो जल्दी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों याद रखना है प्रयोग की दृष्टि से विशेषण सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रश्न को ध्यान से देखना है। प्रयोग की दृष्टि से जब विशेषण पूछे तो सिर्फ कितने प्रकार होते हैं? उसके 2। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विधेय विशेषण है?
अब देखिए विधेय विशेषण पूछा है, मेरा लड़का आलसी है ऑप्शन ए, सतीश सुंदर लड़का है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है, इनमें से कोई नहीं, या फिर ए और बी दोनों, या फिर सतीश सुंदर लड़का है, या फिर मेरा लड़का आलसी है। विधेय विशेषण है, कौन सा है? जी दोस्तों याद रखना है, जब विधेय विशेषण की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है एक ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेरा लड़का आलसी है। ऑप्शन अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था में, मूल अवस्था में मतलब ना तो उसके आगे कोई उपसर्ग लगा हुआ है, ना उसके पीछे कोई प्रत्यय लगा हुआ है, ना उसमें कोई संधि है, ना उसमें कोई समास है, ऐसे शब्दों को अपन क्या कहेंगे? मूलावस्था के शब्द कहते हैं। जैसे कि प्रियतर, प्रिय के पीछे तर लगा हुआ है, लघुतम, लघु के पीछे तम लगा हुआ है मतलब प्रत्यय लगा हुआ है, सुंदर, सुंदर जो है वो क्या है दोस्तों? मूल शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांत का उच्चारण स्थान क्या है? दांत का उच्चारण स्थान क्या है? नाक, कंठ, ओष्ठ, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जब आपको एक सिंगल वर्ड नहीं देके एक शब्द दे दिया जाता है, दांत, क्या दे दिया? दांत। अब आपको कल की क्लास ज़रूर याद आनी चाहिए, कल अपन ने बहुत ही छोटी क्लास में अपन ने बहुत कुछ सीखा था दोस्तों। तो अपन ने एक देखा था कि चंद्र बिंदु जो होते हैं, अनुस्वार होते हैं, इनको अपन किससे बोलते हैं? ये कैसे शब्द होते हैं? नासिक शब्द होते हैं, इनको अपन किसकी सहायता से बोलते हैं? नाक की सहायता से बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दांत का उच्चारण स्थान क्या होता है? अब देखेंगे कोई यहाँ पर अगर ऑप्शन में दे देते दंत, अगर मान लो चौथा ऑप्शन आपको दे देते दंत, तो कई जने उस पर दंत पर टिक करके आ जाते, दांत दंत एक ही है भाई। लेकिन याद रखना है ऊपर क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 32, 52, 40 या फिर 20? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछी है दोस्तों, जल्दी से बताना है कितने होते हैं। जी दोस्तों याद रखना है, हिंदी में जो कुल वर्ण होते हैं वो आते हैं आपके 52, 52। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? उत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों जल्दी से बताना है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? जी दोस्तों याद रखना है, हिंदी भाषा का जो जन्म है वो आपके कहाँ से हुआ है? उत्तर भारत से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? रामपुर, मेरठ, देहरादून, या फिर इनमें से कोई नहीं। अधिकतर देखा जाए तो जो आपके उत्तर प्रदेश के कई सारे जो जगह है, ठीक है, रामपुर है, मेरठ वगैरह है, और साथ ही साथ आपके देहरादून जो है, ठीक है, जो आपके हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के तरफ के जो कुछ ज़िले हैं उनमें क्या बोली जाती है, और राजस्थान के भी कई सारे ऐसे ज़िले हैं जिनमें आपको क्या बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। तो इनमें से सभी ये जो ज़िले हैं इनमें क्या बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? जीके का भी प्रश्न है, हिंदी का भी प्रश्न है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, या फिर जम्मू कश्मीर? चलिए एक प्रश्न यहाँ से बता देता हूँ, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। और भाषीय आधार पर जो पहला जो राज्य था, वो जो बनने वाला जो पहला राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है, वो आपको याद में रखना है। एक समिति बार बार पूछी जाती है कि जेवीपी समिति, जेवीपी समिति का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? तो याद रखना है, भाषीय आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन करने के ऊपर आधारित है जेवीपी समिति। कौन सी समिति? जेवीपी समिति। चलिए
जी, जेवीपी समिति बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। हालांकि जो कई सारी फजल समिति है वो भी पूछी जाती है, फजल समिति आयोग की जो किस कारण बना है, तो ये भी आपको याद रखना है। भाषा के कितने रूप होते हैं ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है 1, 2, 4 और 7। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो लगते हैं यार बहुत सरल है, लेकिन क्या गलत हो जाते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है भाषा के कुल 2 रूप होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कुछ नया सीखने को मिलता है तो नोट करके रखना है आपको। एक डायरी साथ में रखनी है, नोटबुक रखनी है, डायरी रख सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको, कुछ नया सीखने को मिलता है तो उसको हैंड टू हैंड आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। कौन सी भाषा इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, हिंदी, संस्कृत, मराठी या फिर अंग्रेजी? जी दोस्तों, जल्दी से बताना है कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है। उपरोक्त ऑप्शन में आप देखेंगे कि संस्कृत जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि कई बार आप तमिल को भी पढ़ते हो, लेकिन तमिल जो है वो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। मान लीजिए संस्कृत हटा के यहाँ पर अगर मैं तमिल लिख दूँ तो तमिल इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। हालांकि सबसे पुरानी भाषा जो है वो आपकी क्या है, संस्कृत भाषा है। क्योंकि कई बार क्या देखते हैं अपन, ऑप्शन में संस्कृत तो है नहीं है, अब हिंदी, तमिल और उर्दू या फिर फारसी ऐसी कोई लैंग्वेज दे देते हैं। तो आपको याद रखना है कौन सी सबसे पुरानी है, तमिल। कौन सा भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा है, कौन सी भाषा जो है, कौन सा भाषा नहीं, कौन सी भाषा जो है वो मध्य देश की प्रमुख भाषा है? मगधी, पैसाची, सोरसेनी या फिर अर्ध मगधी? जी दोस्तों, जल्दी से देखना है, याद रखना है मध्य देश की जो आपके प्रमुख भाषा है उसका नाम है मगधी। चलिए, अब देखो, अब ये कंफ्यूज करने वाला है। अभी अपन ने देखा मगधी के बारे में, मगधी ये कहाँ देखी जाती है, मध्य देश में, ठीक है। मध्य जो भारत का सेंट्रल हिस्सा है वहाँ पे। और मग ही किस भाषा की उपबोली है ये आपको याद रखना है। ऑप्शन है आपके राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी। तो दोस्तों याद रखना है मगधी तो मध्य राजस्थान में मध्य भारत में बोली जाती है। और जो मगही ही है आपके, वो किसकी उपबोली है, आपके राजस्थानी भाषा की उपबोली है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? पंजाबी, संस्कृत, हिंदी या फिर पाली? जी दोस्तों, आपको याद रखना है हिंदी इसका सही उत्तर नहीं है, ठीक है। उत्तर है इसका पाली। आपको याद रखना है पाली भाषा। आप देखते हैं कई सारे जो पुराने उपदेश थे, कई सारे जो पुराने ग्रंथ थे, उसमें आप देखते हैं कि उन्होंने अपने पुराने उपदेश पाली भाषा में दिए, है ना। कई प्राकृत भाषा में देते थे, कई पाली भाषा में देते थे। तो आपको याद रखना है भाषा, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, पाली भाषा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप क्या सारे टॉपिकों को कवर करेंगे परीक्षा तक, ठीक है। तो आपको लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, रेगुलर रूप से क्लासें लेनी है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। क्योंकि ये जो श्रृंखला है ना दोस्तों, उसमें आप कम से कम 500 प्लस प्रश्नों को देखेंगे परीक्षा से पहले। कितने प्रश्न, 500 प्लस प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो 500 प्लस प्रश्न हैं आपको कक्षा में ही याद करा दिए जाएंगे। इनका बिल्कुल शॉर्ट, आधे घंटे में आपको 40-50 प्रश्न आपको याद करवा दिए जाते हैं। तो क्या करना है, आपको सिर्फ एक नोटबुक लेके बैठना है, ठीक है। और इस क्लास को देखना है और साथ ही साथ दोस्तों क्या करना है, सिर्फ 5 से 10 मिनट उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। क्योंकि ये जो ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों है जैसे सेम टू सेम आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और आपको ऑप्शन देखते ही क्या आ जाएंगे दोस्तों, याद आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।